राज्यसभा टीवी पर चुनाव नतीजों की ये चर्चा लगातार जारी है। आइए देखते हैं सबसे पहले दिन भर यानी अब तक की सुर्खियां क्या रही और इसके बाद फिर बहस में चलेंगे। आम आदमी पार्टी को दिल्ली में प्रचंड बहुमत, बीजेपी की करारी हार, कांग्रेस का नहीं खुला खाता। दिल्ली में पहली बार बनेगी गैर कांग्रेसी सरकार, गैर बीजेपी सरकार। 14 फरवरी को अरविंद केजरीवाल ले सकते हैं शपथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केजरीवाल को फोन पर दी जीत की बधाई, दिल्ली के विकास के लिए मदद का दिया भरोसा। केजरीवाल ने लोगों को दिया धन्यवाद, ईमानदारी से काम करने का दिलाया भरोसा। ओके एक चर्चा, इस चर्चा की शुरुआत गिरीश मैं आपसे करना चाहूंगी। 14 फरवरी को उन्होंने इस्तीफा भी दिया था केजरीवाल ने और 14 फरवरी को ही वो this is a remarkable thing. In 1 year, I don't think there is any parallel to this kind of a situation anywhere in India. At least we don't know about. Let's not talk about what happens outside. In India, there has been no parallel where a party which has been completely decimated or dishonored actually comes back in just 1 year back to power. It's quite remarkable. Not only is it remarkable, isn't it heartening that politics is really about the people. Politics is not about political parties, and that if you emphasize the people aspect of politics, 1 year you can transform yourself. I mean, here was a party that was completely deconstructed itself and has been able to sort of rise like a phoenix again, and you get this kind of majority. Absolutely. We are now joined in by two more guests, Rajesh Mahapatra of the Hindustan Times and Neena Vyas, a very senior journalist here. Neena, how do you look at this? This point which Amrita made is very interesting. Just exactly 1 year down the line, last year we saw this man going away, Bagoda, man ran away from everything, and he has now come back to take back what was his actually. Well, I think his apology that he had made a genuine mistake and he should have consulted the people before he stepped down and resigned went a long way. And I think people thought that they have seen BJP governments in the past. The Sahib Singh Verma government was, even BJP senior leaders agree that it was the worst Delhi government we've ever had. Then there was a Sheila Dikshit for 15 years, there was a kind of people wanted a change, and I think he has promised a new style of politics, a new kind of government, and if he doesn't deliver, I think the people will equally move away from him. So I think this is his big chance to show he has understood that. लेकिन आम आदमी पार्टी ने लोकसभा चुनाव में आज से 8 महीने पहले 9 महीने पहले लोकसभा चुनाव में सभी सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े किए और मैक्सिमम सीटों पर उसकी जमानत जब्त हो गई। क्या देश ने उन्हें नहीं स्वीकारा, मगर दिल्ली में ये नए तरह की पॉलिटिक्स का एक पुनर्जन्म ज्यादा आपको मौजूद लगता है कहना? देखिए, जो आम जनता है ना, जिस पार्टी को बिल्कुल कहते हैं मौका ही नहीं मिलेगा पावर का, तो उसको वोट नहीं देती। जैसे कांग्रेस का जो पूरा सफाया हो गया, ये कि नहीं सिर्फ सारे लोग कांग्रेस से इतना ऊब गए, क्योंकि पिछले 2013 में भी उसको 24% वोट मिले थे, अब वो मेरे ख्याल 10 पे आ गए हैं। 9.5 पे। हाँ, ये भी है कि केजरीवाल लोकसभा तक प्रधानमंत्री नहीं बन पाएगा, उसकी पार्टी इतनी मजबूती से नहीं आ पाएगी लोकसभा में। तो लोकसभा में उस वक्त भी कई लोगों ने ये सर्वेज में आया था, कहा था कि मोदी को हम वोट देंगे लोकसभा में, मगर केजरीवाल को देंगे हम दिल्ली के लिए। तो ये पहले भी होता है और ये कई प्रदेशों में भी हम देखते हैं कि जहां कांग्रेस तो अब इतना रही नहीं, उसको नेशनल पार्टी कहते हुए भी थोड़ा झिझकता है आदमी, मगर बीजेपी और कांग्रेस का जो भार रहता है लोकसभा इलेक्शन में, वो हमेशा जो प्रांतों के इलेक्शन होते हैं उसमें नहीं रहता। Okay. तो वहाँ रीजनल पार्टीज को या जो छोटे ग्रुप्स वहाँ उभर के आए हैं उसको we have Arvind Singh, our correspondent, our colleague in the Aam Aadmi Party office in Delhi. Arvind, what is the mood there? And this आज जो इतने सीट जो मिल गए, जो अरविंद केजरीवाल जी बोल रहे थे कि ये स्केरी है, जो जिस तरह के मेजॉरिटी आया है, ये बहुत स्केरी है, तो इसका मतलब क्या है, मूड क्या है? वो जब वो ऐसे बोला तो उसका मतलब क्या निकाले इससे?
देखिए गिरीश जी, जो केजरीवाल ने जो बोला उसमें मुख्य रूप से उनका ये कहना था कि ये बड़ी भारी जिम्मेदारी आई है और बहुत पोलाइट होकर के बड़ी जिम्मेदारी के साथ जो वर्कर्स हैं उनको जो है ये काम करना दिखाना होगा। हम आपके साथी प्रशांतों को बता रहे हैं, एक कुछ वहाँ शॉट दिखाएंगे, आप मूड समझ सकते हैं। लोगों में बहुत ज़्यादा उत्साह है और साथ ही साथ जिम्मेदारियों का बोध भी है। कुल मिलाकर के आप इसकी तुलना, जो परिणाम आए हैं, इसकी तुलना 80 के दशक में जो देवीलाल को हरियाणा में समर्थन मिला था उससे कर सकते हैं करीब करीब, जबकि केवल 4 सीटों पर कांग्रेस सिमट गई थी। और बातें जब 77 की होती है तो निश्चित तौर पर 77 में जो है एक अलग एक तरह से लहर जैसी थी। वो लहर इस चुनाव में नहीं थी, लेकिन जो आम आदमी पार्टी के वर्कर्स थे वो रात दिन काम कर रहे थे और उन्होंने दिल्ली के लोगों का भरोसा जीता है और जिम्मेदारियों का बोध है जो केजरीवाल का जो भाषण था आज जी। तो अरविंद सिंह ये बता रहे हैं कि दरअसल जिस भाषा के बारे में आप कह रहे थे कि उन्हें डर लग रहा है, भय लग रहा है, दरअसल वो भय जनता के विश्वास का, जनता के भरोसे का भय है कि इतना ज्यादा जो जनता ने उनके ऊपर विश्वास जताया है, उस विश्वास को लेकर वो कितना आगे बढ़ पाएंगे। और इसीलिए उन्होंने कहा कि ये अमीर और गरीब दोनों की जीत है और इसके साथ साथ आप लोगों को बिना अहंकार के हमारे साथ मिलकर काम करना होगा। भारत, बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। और आम जनता की भाषा में वही चीजें कही हैं जो उनको इस समय कहनी चाहिए थी। लेकिन आगे चल के अब ये देखना है कि इस बात का असर क्या अरविंद केजरीवाल पे स्वयं और उनके पार्टी के अंदर भी होता है कि नहीं होता है। कहना एक बात है, करना दूसरी बात है। और अगर असर होता है और सचमुच ये प्रो पीपल पॉलिटिक्स करते हैं, पीपल्स एम्पावरमेंट का पॉलिटिक्स करते हैं, तो मुझे लगता है कि दिल्ली की राजनीति में ही नहीं, देश की राजनीति में एक बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। उसकी हम आशा कर सकते हैं, मैं नहीं कह रहा हूं हो जाएगा, लेकिन अगर लोग देखेंगे कि दिल्ली में ऐसा किया जा सकता है तो और जगह भी वो इसी एक्सपेरिमेंट को आगे लाने की कोशिश करेंगे। मैं नहीं कह रहा हूं कि आपको ही लाएंगे, लेकिन प्रो पीपल पॉलिटिक्स को आगे Rajesh, if you look at the Aam Aadmi Party, you must have gone through their manifesto and their vision documents and things like that. One other thing which was being said, which was being used by the BJP in its campaign, was that if Aam Aadmi Party comes to power, businessmen will have problems, industrialists will have problems. It's anti-business, and you think that is the impression which people get now, because the Sensex, at least the Sensex has shown that it's not too happy. The Sensex has gone down. Well, see this. I don't think the business community is a very homogeneous segment in this country. And if you are talking of big business, yes, clearly there will have to be concerns on those sides. And your stock market primarily reflects the sentiments of big businesses. Right. Okay. Having said that, if you actually look back, Kejriwal has never said. I was reading a column by Manu Joseph where he brings out this point very well. When Kejriwal was asked, "Are you a socialist?" he's saying, "I believe in government having no business to be in business." He believes that exactly the point. He believes exactly the word which Narendra Modi states. Yes, he believes that business has to be done in a transparent fashion. He believes, and which is also true, that the crony capitalism that you talk about, the corrupt practices that you talk about, many red tapes that are there in the system hurt the non-big businesses more than anybody else. So I don't think Kejriwal's ideology is one of, if anything, he probably would be somewhere in the right of center spectrum when it comes to economic ideology, because that hasn't been fairly well articulated in its entirety. However, the ones you see pitching for him are actually the ones whose support or mandate would have ideally gone to a left of center formation. Right. Okay, so we have an interesting mix. This is very interesting. One, he has this huge support base of the lower middle class and the lower class, and the poor, the deprived, the underclass. And also on the other side, this election has shown, one of the exit polls indicated that the Banias of Delhi, which was traditionally a BJP stronghold, BJP vote base, they have shifted towards the Aam Aadmi Party. So the traders, the small traders, the middle traders, maybe they are seeing some hope in him. Well, I would say more than hope, are there hopes getting belied somewhere else?
a colleague of mine just pulled it out and says that this is the second time in the politics of in the history of Indian politics where between a parliamentary election and an assembly poll being held within a year that you have had a complete reversal. This has happened for the second time. Second time. Yeah. First time was in Karnataka. Yeah, right. And if it is happening so, there must be a reason. So the reason is this. To me, it seems it's a ghar wapsi of a kind that you really won't complain about. Okay. राजेश, कुछ देर पहले हम लोग ये चर्चा कर रहे थे कि पिछले 8-9 महीनों के दौरान जो बीजेपी सरकार ने, एनडीए सरकार ने जो सेंट्रल लेवल पे जो पॉलिसीज अपनाई, उस पॉलिसीज का भी एक रिफ्लेक्शन है कि बहुत सारे लोग, आम आदमी और लोअर तबके के लोग बहुत खुश नहीं थे। लेकिन यहाँ पर आप क्या मानते हैं, उस पॉलिसीज की वजह से बीजेपी को हार हुई, और क्या आम आदमी पार्टी उससे अलग कुछ रास्ता अपनाएगी? क्या कॉर्पोरेट्स को वो अपने पक्ष में कर पाएगी? क्योंकि कॉर्पोरेट्स को खुश करने के लिए माना गया कि बीजेपी इस तरह की पॉलिसीज की तरफ जा रही है। आम आदमी पार्टी कहां जाएगी और कॉर्पोरेट्स का रुख क्या होगा आगे? देखिए, मई महीने में जब जनता मोदी सरकार को लाई, बड़े उम्मीदों के साथ लाई, और उम्मीदें क्या थे कि हम इन्फ्लेशन से परेशान हैं, हमें एक स्टेबल सरकार चाहिए, हमें एक स्ट्रांग सरकार चाहिए, हमें एक सरकार चाहिए जो हमारे लिए, हमारे आने वाले दिन को अच्छा बनाए। ये जो अच्छे दिन था उसको लोगों ने बिलीव किया, और यही मैं कहना चाहता हूं कि और सबसे बड़ी जितना सरप्राइज आपकी जीत में नहीं है, उतना वरीड बीजेपी को होना चाहिए कि 9 महीने के अंदर अंदर इतने बड़े बहुमत से ये सरकार में आए। और जो हम आज देख रहे हैं दिल्ली में, और दिल्ली के जो अर्बन पुअर जिसको कहते हैं, जो अंडर क्लास कहते हैं, और मैं ये कहना चाहूंगा जो रिजल्ट्स आप देख रहे हैं, ये अंडर क्लास और अर्बन पुअर ही सिर्फ नहीं, इसमें कहीं ना कहीं बड़े पैमाने पे मिडिल क्लास की वोट भी आ रहा है। और ये सोचने वाली बात है कि इनके जो पॉलिसी अपनानी नहीं, क्या पॉलिसी ना अपनाया, That is, उम्मीदें हैं। I think that's an important point. Yes, Bharat, you wanted to make a point. I really wanted to say that Arvind Kejriwal, to my mind, doesn't have a coherent ideology of any kind as of now. He needs to develop an ideology. Right. His ideology is classical sort of political science ideology of what development is, that effective state, rule of law, accountability. So therefore no crony capitalism, no super profits, based on social mobilization, and then you get economic development. But he really needs to think about it. If you read his book, Swaraj, it's a very, very bad enunciation of any kind of ideology. You read it and you say, is this what this man thinks? His actually his advantage seems to have been no ideology which has brought in this kind of a एक आंकड़ा मैं देना चाहती हूँ अपने दर्शकों को। जो एवरेज लीड है आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट्स की, वो 20,400 यानी 20,500 वोट्स average winning candidate of AAP has won by 20,000 votes, and BJP wherever it has won is 4,300 votes. Neena Vyas, how would you look at this? His ideology, the ideology of Aam Aadmi Party, the kind of messages which he sends across to various sections of people. Yeah, different style of politics, as I said earlier, and Bharat just said that his ideology, we will see how he practices it. You see, saying is one thing. No party in India says we are anti-poor. Everybody is pro-people, everybody is pro-poor, everybody wants to bring down prices. But the question is, how will it pan out now? And some of those things, will he be able to deliver? Because Delhi is not a full state assembly. He is going to have a lot of problems. Now, if the electricity discoms do not play ball with him, he has an audit. What kind of an audit? What comes out? And after that also, if he finds something wrong in the audit, is he going to be able to force them to reduce the tariff? There are all kinds of ins and outs. Delhi police is very much with the center. I don't think the center will be in a mood to hand over Delhi police to the state government. So the law and order, the safety issues, how will he deal with that? There are lots of problems. Now, how he will deal with it, and his capacity to be able to make a few compromises also in order to get something done, whether it's with the central government or with the DISCOMs or with anybody, that will also count. You see his diplomatic skills in kind of negotiating this various pitfalls. But Neena, do you think that this vote is
has cut across all classes and communities. Absolutely. There is no doubt about that, because There's no doubt. there has Huge been verdicts in constituencies where Congress has never lost, where BJP has never lost. Big leaders, they've all fallen by the wayside. Kiran Bedi herself was trailing by. No, she is leading by 2,000 votes. Now she's leading, but she was trailing right up till 11:30 or so in the morning. And what I'm saying is the people of Delhi, across castes, across religious affiliations and across classes, seem to have made up their mind that they want to try a different style of politics. Give the man a chance, one. And also, I mean, we've seen BJP governments before, we've seen Congress governments before. Their style of governance is more or less similar. This man promises something, a totally radical approach to governance. So let us try him out. लेकिन नीना ये बताइए कि पीएम मोदी ने भी बधाई दी है अरविंद केजरीवाल को। हालांकि इससे पहले चुनाव रैलियों में जिस तरह की बातें पीएम की तरफ से चुनाव प्रचार के दौरान कही जाती रही हैं, उससे लगता रहा कि शायद अगर दूसरी पार्टी की सरकार आ जाएगी तो उसे दिल्ली में सरकार चलाना बहुत मुश्किल होगा। लेकिन जिस तरह से आज प्रधानमंत्री की तरफ से केजरीवाल को बधाई दी गई है, उससे क्या आपको उम्मीद जगती है कि एक बेहतर सरकार को केंद्र सरकार मदद करेगी? बहुमत से जीतकर आई सरकार को केंद्र सरकार की मदद मिलेगी पूरी, और जो सपने दिल्ली वालों ने देखे हैं केजरीवाल के जरिए वो पूरे हो पाएंगे? आप मेरे से पूछ रही हैं? जी, आप ही से पूछ रही हैं। नहीं, मैं ये कहना चाहती हूँ कि देखिए, भाजपा तो एक पॉलिटिक्स तो खेलेगी ही, जो हेल्प करे या ना करे, मगर अगर वो बिल्कुल मदद नहीं करती दिल्ली की, और जो दिल्ली का एक आधार बनता उसको भी नहीं पूरा करती, तो क्या होगा कि केजरीवाल चुप नहीं बैठने वाले। वो तो ये मुद्दा लोगों के सामने ले जाएंगे कि पिछले साल, पिछले बजट में दिल्ली को इतना पैसा मिला, अब मोदी सरकार ने काट के इतना किया, अपनी सरकारों को, गुजरात को इतना मिला, अब इतना मिला। मतलब वो चुपचाप नहीं बैठेंगे, ये सारी चीजें लोगों के सामने आ जाएंगी। और भाजपा ने अगर लंबे समय से पॉलिटिक्स करना है और दिल्ली के लोगों का कुछ ट्रस्ट वापस लेना है, तो वो ये ऐसे नहीं, ज्यादा नहीं कर पाएंगे, मगर थोड़ा बहुत पॉलिटिक्स तो देखिए हर सरकार करती ही करती है, और मोदी सरकार भी करेगी। आपको याद होगा इन्होंने पब्लिक रैलीज में ये कहा था, यहाँ तक एक तरह की धमकी दी थी दिल्ली वालों को कि हमारी सरकार सेंटर में है, और अगर आप दिल्ली में भी डेवलपमेंट चाहते हैं और एक अच्छा आगे जाना चाहते हैं तो आपको भाजपा सरकार चुननी चाहिए। तो एक धमकी थी, क्योंकि उसका दूसरा पहलू ये था कि अगर भाजपा सरकार नहीं आएगी तो आप डेवलपमेंट आपको नहीं मिलेगी, हम मतलब पैसा नहीं देंगे। मगर जिस तरह की जीत केजरीवाल की हुई है, पूरी दिल्ली ने उनको पूरी तरह से जिताया है, तो इसमें अब भाजपा को भी बहुत मुश्किल हो जाएगी अगर वो ज्यादा कुछ करेंगे। जी राजेश, आप सहमत नहीं है? नहीं, ये सही बात है। मुझे लगता है जो पिछले 9 महीने में, उस बात पे वापस जाना चाह रहा था, पिछले 9 महीने में ऐसे क्या क्या चीज हुए हैं जहां पर हमने देखा है कि जो उम्मीदें जुड़े थे मोदी सरकार के साथ वो कहां कहां टूटे। मुझे लगता है कि हम अक्सर सोचते हैं कि लोगों को कुछ पता नहीं है, लोगों को बहुत कुछ पता है, और आज के आदमी जो, आम आदमी जो है वो जागरूक आम आदमी है। ये जो पिछले दिनों में आपने देखा होगा, मुझे लगता है कि जो पब्लिसिटी कैंपेन रही बीजेपी की, ये एडवर्टाइजमेंट्स जो चले इतने सारे, ये कहीं ना कहीं बड़े बैड एडवर्टाइजमेंट के रूप से आ गए। लोग बात कर रहे हैं कि ये पैसा कहां से आ रहा है, इतना पैसा कोई खर्चा नहीं कर रहा है। क्यों? लेकिन ये तो लोकसभा चुनाव में भी बहस का मुद्दा था, लेकिन उस समय तो बीजेपी के ऊपर कोई असर नहीं पड़ा। लोकसभा चुनाव की बात अलग है, और दिल्ली के अंदर, दिल्ली में ये जो जनता की बात कर रहे हैं आप, ये बड़े जागरूक जनता है। देखिए, एक ये भी बात हुई है कि कहीं ना कहीं बात ये उठी कि दलित लोगों के अंदर केजरीवाल के सपोर्ट बहुत मिल रहे हैं, मुसलमानों का वोट मिल रहे हैं। मेरी मानना है कि ये यहाँ पे कास्ट लाइंस पे वोट्स को डिवाइड करना बड़ा गलत एनालिसिस होगा ये रिजल्ट्स की। जो हुआ है, Delhi has not been so much of a caste based हर कम्युनिटी सेगमेंट से आम आदमी पार्टी को वोट मिला है, और वो इसलिए मिला है क्योंकि उनका क्लास लाइंस के हिसाब से मिला है। ये चाहो दलित हो या बनिया हो, ये या तो अंडर क्लास रहे या तो ऐसे एस्पिरेशनल क्लास रहे जो कि देख रहे हैं कि हमारी एस्पिरेशन का क्या हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। 9 महीने ये सरकार आ गया,
हम ये देख रहे हैं टेलीविजन पे क्या हो रहे हैं. केजरीवाल, what Kejriwal has done, you know, he connects that somebody's affluence, somebody's power is responsible for somebody else's deprivation, and he does that connection very well, and he is very upfront about it. Which No, but the challenges, Bharat, the challenges which he is not going to face, because he has this, mandate from across the sections of people now. Every section will expect him to deliver, and it's going to be a great challenge for him to be able to. But Girish, that is the challenge of all governments. All governments. But his problems will really start with the center. Yes. There will be friction. His problems will start with the BJP-controlled civic bodies. Right. There will be friction because they need funding from him. His politics will start with councillors who will become powerless because he will have Mohalla Samitis who have power over budgets and policy making. His problems will also be there with the Delhi police, which, Exactly. as was pointed out, reports to the Home Ministry. You would remember in 2013, the Delhi Police Commissioner had refused to listen to Kejriwal. And their style of politics. Smaller officer refused to Exactly. listen to a minister. But it's to do with AAP's style of politics, where their local MLAs got into trouble with SHOs in Malviya Nagar, in Khirki, and But in do you think that they will change that style of functioning from 2010? I hope they do not change their style of politics, because if they change their style of politics, they become like any other party. Their style of politics is ground up, of listening to people on the ground. I wish they would not change it at all. Let there be confrontation, because out of that confrontation, a new politics will emerge. By that confrontation, I mean bureaucracy will become more accountable. So it will be a confrontation with bureaucracy, with the police, with the corrupt SHO who collects hafta. Amrita, let us listen to Satish Upadhyay, because Satish Upadhyay came in as the president of the BJP recently. Now what does he have to say? Let us see. जनता का जो जनमत है, जनता का जो मत है, उसको हम सहर्ष स्वीकार करते हैं. नतीजे निश्चित रूप से आम आदमी पार्टी के पक्ष में दिखाई दे रहे हैं. पार्टी का अध्यक्ष होने के नाते इस की नैतिक जिम्मेदारी मैं अपने ऊपर लेता हूं. तो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश उपाध्याय को आप सुन रहे थे. नैतिक जिम्मेदारी, हार की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए वो इस हार के लिए मान रहे थे कि जरूर कुछ न कुछ हमारी कमी रह गई होगी. इस वक्त मैं आरके पुरम एरिया का रिजल्ट देख रही हूँ. आरके पुरम एरिया में प्रमिला टोकस आम आदमी पार्टी की 17,777 वोटों से आगे चल रही हैं और भारतीय जनता पार्टी सिर्फ 10,000 वोटों पर है. हमने आरके पुरम एरिया इसलिए देखा क्योंकि आरके पुरम वो एरिया है जहां पे पूरी ब्यूरोक्रेसी रहती है, जहां पे सबसे ज्यादा सरकारी दफ्तरों में काम करने वाले लोग रहते हैं और वहां पर आम आदमी पार्टी का कैंडिडेट जीतता हुआ दिख रहा है. लेकिन ये वो सरकारी दफ्तरों में काम करने वाले लोग हैं जब पिछले दौरान जब आम आदमी पार्टी की सरकार बनी थी वो थोड़ा असहज महसूस कर रहे थे. ब्यूरोक्रेसी थोड़ा असहज महसूस कर रही थी जब बार बार ट्रांसपेरेंसी की मांग की जा रही थी, बार बार और दूसरे तरह की उम्मीदें की जा रही थी सरकारी कर्मचारियों से. उन सब ने आम आदमी पार्टी पर समर्थन जताया. जहां तक मैं जानता हूं, आरके पुरम में जो ब्यूरोक्रेसी रहती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की ब्यूरोक्रेसी है, वो लोकल ब्यूरोक्रेसी नहीं है, स्टेट की ब्यूरोक्रेसी नहीं है. तो ये दर्शाता है कि जो सेंट्रल ब्यूरोक्रेसी है वो सेंट्रल गवर्नमेंट से भी नाराज है. क्योंकि आपने देखा ना कि वो सुबह आइए और बायोमेट्रिक को करिए, लोग गुड़गांव से आते हैं बेचारे, नहा नहीं पाते और फिर 5:30 बजे खिसक जाते हैं. तो उनके ऊपर जो लगाम कसी गई है, शायद उससे नाराज हूँ. शायद इस बात से भी नाराज हूँ कि किसी भी मंत्रालय में कोई डिसीजन होता ही नहीं है. डिसीजन तो एक ही व्यक्ति लेता है. तो जो भी कारण रहे हों, मैं ब्यूरोक्रेसी को अच्छी तरह से नहीं जानता, पर ब्यूरोक्रेसी क्लियरली नाराज है, जैसा कि आपने सजेस्ट किया. There is another interesting results from Greater Kailash. Actually, Neena, the President of India's daughter, Sharmishta, she's in the third place, not even in the second place. Third place. She's in the third place. 14,583. The Saurabh Bharadwaj is leading, and second is the Bharatiya Janata Party's Rakesh Kumar Gulaya. So I mean, the Congress party will have to do a huge lot of introspection. What is happening to them? You see the poll percentage figures for 2013 and 2015 show that 15% of the Congress supporters have shifted to Aam Aadmi Party. Yeah, absolutely.
Now, what happened by 2013 election, the assembly election, the disenchantment with the Congress had already peaked, I would say. You know, the Commonwealth corruption, the 2G scam, this scam, the coal blocks thing, and non-performance of, what were perceived as non-performance of the Manmohan Singh government. The rise of Rahul Gandhi in Congress politics, all those events had already happened, and Delhi Walas gave snubbed the Congress party, which had been ruling Delhi for 15 years, and Congress came down to 8 seats with the 24 percentage point voter support base. That has gone to 15%. So I feel that the staunch Congress supporters who would still today vote Congress, they have also moved to Aam Aadmi Party because the Congress was not seen to be in the fight at all. Absolutely. And they wanted to stop the BJP juggernaut. There are a large number of people who wanted to vote this because they wanted to stop the BJP juggernaut. Why? Some addicted... Nina, as we pointed out earlier, Congress is second place in only 5 seats out of the 17, only 5 constituencies, they are in the second place. Okay, we are now joined in by editor of the Jansatta, Mr. Om Tanvi. Mr. Om Tanvi, this landslide win on the one side and a landslide loss as far as the Congress party is concerned. You think that they are becoming irrelevant in Delhi? Congress was already a loser, you know. Congress was not in the fray. Congress themselves had realized that they are not in the fray. So the main fight was between BJP and you can say Modi, because initially it was said in all the publicity that Delhi chale Modi ke saath. So the fight was between Modi and Kejriwal. And the passion of the people was just like, I remember after the emergency, you know, when people were on the streets, even in favor of Johnson, you know, just because of Indira Gandhi's all policies and things. So the comment on central government, the people's reaction before the Modi's policies as they were projecting. So I think this mandate is also not just because people are looking after Kejriwal, it's some sort of mandate against Modi's working also. जी, हमारे साथ बीजेपी के नेता अश्विनी उपाध्याय इस वक्त जुड़ रहे हैं। बीजेपी के प्रवक्ता हैं, बीजेपी दफ्तर में इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। अश्विनी जी, जिस तरह से बीजेपी का परफॉर्मेंस रहा दिल्ली में, उसे देखते हुए आप लोग क्या कहेंगे, किसकी हार है ये, किरण बेदी जी की या फिर मोदी जी की? नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी में व्यक्ति की हार नहीं होती। भारतीय जनता पार्टी में जीत भी पार्टी कार्यकर्ताओं की होती है, सामूहिक रूप से पूरी पार्टी की जीत होती है, और हार भी जो अगर हुई है तो पूरी पार्टी की हार हुई है। इसमें कोई व्यक्ति विशेष का मतलब नहीं है। लेकिन बेदी जी तो खुलकर बाहर निकलकर कह रही थी कि हार होगी तो मेरी हार होगी, मैं उसकी जिम्मेदार होंगी। नहीं, वो बेदी जी का अपना व्यक्तिगत विचार है, लेकिन पार्टी का अपना यही मानना है कि जो हम जीतते हैं तो भी पार्टी की वजह से जीतते हैं, कार्यकर्ताओं की वजह से जीतते हैं, हारते हैं। जहां तक चुनाव प्रचार के दौरान जो रेडियो पर एडवर्टीजमेंट चलते थे, उसमें तो लाओ मोदी सरकार के नारे लगाए जाते थे, तो किसे माना जाए फिर? मुझे अपनी पूरी बात करने दें अमृता जी। जी, पिछले 5-6 महीने में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए। लोकसभा चुनाव के बाद 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए। सबसे छोटा राज्य उसमें दिल्ली है, अगर आप विधानसभा उसमें संख्या के हिसाब से देखें तो ये 70 विधानसभा का प्रदेश है। बाकी जो 4 बड़े प्रदेश थे वहां भारतीय जनता पार्टी जीती है। यहां पे लेकिन हमें नहीं जीत मिली है, तो निश्चित रूप से ये हमारे लिए कि इंट्रोस्पेक्शन का टाइम है कि हमने 4 राज्यों में जीता लेकिन यहां हम नहीं जीत पा रहे हैं, तो क्या क्या कमियां रही वो हम निश्चित रूप से देखेंगे। अभी सारे परिणाम आ गए हैं, सब लोग बैठेंगे, इसमें समीक्षा करेंगे, और इस बार तो सिलसिला लगा हुआ है। ओके, थैंक यू। 4 राज्यों में जीते, आगे भी इलेक्शन आने वाले हैं। Okay, thank you, Mr. Upadhyay. Thanks for joining us. We are now joined in by Professor Anand Kumar, spokesperson of the Aam Aadmi Party. Professor Anand Kumar, the results are obviously must be very overwhelming for you people. But when your leader Arvind Kejriwal came out and spoke to the people just now, he said that it is a scary situation, and he also warned your workers about not becoming arrogant.
you think these will be the two mantras of Mr. Arvind Kejriwal in the next 5 years? You are very right, Girish ji. It is an overwhelming moment. We got vindicated after being thoroughly scrutinized and then rejected in Lok Sabha election. But what Arvind Kejriwal said just now is a golden rule for anybody in power. You have to be modest and humble, and the state responsibility has to be carried out with due commitment to rule of law, and you have to be transparent and honest to the core. The possibility of arrogance is always there around the corner, Right. and Shri Arvind Kejriwal has done the right thing to remind himself and to the followers of Aam Aadmi Party that if there is a crisis of failure, there is a crisis of success also. Absolutely. And if success is so overwhelming Yes. that there is no opposition, there is no challenge, Right. you may feel overconfident, and that will be wrong. Absolutely. I think you made a very important point there, Professor Anand Kumar, that you without a proper opposition in the house, you will have to create your own opposition within to keep your own people under check. Yes, I mean, now the role will be for the media and the civil society, Right. because you are the mirror of the society, Right. and we may not like our face when it doesn't suit us, as it happened with BJP friends, that they kept on rejecting media reports and exit polls. But now, in true sense of the term, you will be the people's voice, as the opposition voices will not be there in the house. Right. Okay, sir. Okay, thanks for joining us, and I'm sure we'll have many more such occasions in the future to talk and discuss about what your government will be doing and things लेकिन like that. But आनंद कुमार जी से मैं एक सवाल के लिए Okay, जरूर Mr. Anand- पूछना Mr. चाहती Anand हूँ। Kumar, there's one more question. आपने कहा कि ये जो है सक्सेस की क्राइसिस होगी। मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपने कहा कि मीडिया और जनता को विपक्ष की भूमिका निभानी होगी और पारदर्शिता के लिए हमें लगातार चेक पर रखना होगा, लेकिन ये भी बताइए कि आप लोगों की अपनी प्राथमिकताएं क्या होंगी सरकार में? देखिए, हमारे लिए तो अब जैसा सभी लोग कह रहे हैं कि हमने बहुत बड़े बड़े वायदे किए, तो हमें दिखाना पड़ेगा कि ये जो 70 बिंदु हैं, जिसमें भ्रष्टाचार और जन लोकपाल से शुरू करके 20 नए कॉलेज और 500 स्कूल और जांच और नए उद्योगों के लिए एक तरह की अनुकूलता, अब इसमें से कुछ कार्यक्रम हैं जिनको कि हमको अगले 1 महीने में पूरा करना है, कुछ को 6 महीने में और कुछ के लिए 5 साल। और इस सब में दिल्ली को पूर्ण राज्य बनाने के दर्जे की मांग, जिसमें अरविंद केजरीवाल और श्री नरेंद्र मोदी की जो चाय पर मुलाकात होने वाली होगी, उसमें शायद वो पहली बात उठेगी। जी। तो जैसा आपने कहा, हमारे लिए एक समयबद्ध कार्यक्रम चलाने की जरूरत है, और 1 मिनट भी खराब करने का समय दिल्ली के जनता के लिहाज से गुनाह होगा। जी, आपने इम्पोर्टेंट बात कही कि हमारी पहली प्राथमिकता अगर प्रधानमंत्री मोदी के साथ मुख्यमंत्री की मुलाकात होगी तो उस दौरान पूर्ण राज्य का दर्जा बनाने, पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने की कोशिश होगी। इस शुरुआत को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, मुझे नहीं लगता कि आपको इस बुलावे में आना चाहिए कि केंद्र सरकार उनकी कोई मदद करेगी। इसमें मुझे कोई संदेह नहीं है कि केंद्र सरकार का रुख, इसी वजह से उन्होंने घोषणा पत्र भी नहीं जारी किया, क्योंकि घोषणा पत्र में आपको वादा करना पड़ता है जो अब तक करते आए थे कि आप दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देंगे। और दृष्टि पत्र भी जो जारी किया उसमें भी पूर्ण राज्य का दर्जा वाला एंगल ही खत्म हो गया। उसकी वजह क्या थी कि उनको उनकी हार, देखिए आपके चैनल पे मैं कई बार कह चुका हूं कि बीजेपी हारी हुई लड़ाई लड़ रही है। साहब, आप लोगों के चेहरों को पढ़ सकते हैं जब 10 में से 8 या 9 आदमी आपको कहते हैं कि आप पार्टी आ रही है। तो ये भाजपा भी जानती थी और इसी वजह से प्रधानमंत्री को झोंका गया, सारी ताकत झोंकी गई, पैसा झोंका गया, और अब उन्होंने वो पहले से ही रास्ता रोड़ा अटका दिया है कि हमने तो ये कमिट नहीं किया है। अगर उन्होंने अभी कमिट नहीं किया है तो आपके लिए क्यों करेंगे?
जब वो अपने लिए करने को तैयार नहीं है? पहली बात तो पूर्ण राज्य के दर्जे के लिए अब किस तरह से ये, मेरा कहना है कि अभी धरने वरने की जो बात है जो लोगों के गले आसानी से नहीं उतरती है, पर इनको अपना आंदोलन किसी न किसी रूप में विरोध तो जाहिर करना होगा, लड़ाई लड़नी होगी, पर सहयोग नहीं मिलेगा। दूसरा, केंद्र से आर्थिक सहयोग भी जो मिलना चाहिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की नीति कुटिलतापूर्ण रहती आई है। और मुझे नहीं लगता, क्योंकि आप देख सकती हैं पश्चिमी बंगाल के बारे में, तो दिल्ली के बारे में भी जो उनका सलूक है वो सौतेला होगा। चाय पे वो बुलाएंगे, उनका काम है चाय पिलाना, अब इसके अलावा कोई काम बचा ही नहीं, तो चाय पिलाएं। लेकिन ये बहुत ज्यादा उम्मीद करके अगर चलते हैं केंद्र से, तो और ये कह के कि केंद्र सहयोग नहीं कर रहा है, इसलिए हम नहीं कर पा रहे हैं। आपको अपने साधन खुद जुटाने हैं, अपनी सीमाएं पहचाननी है, और उसमें आप जितना डिलीवर कर सकते हैं आपको करना है, केंद्र के भरोसे नहीं। जी राजेश, तकरीबन 40,000 करोड़ का दिल्ली का बजट है और 15-16 हजार करोड़ का एमसीडी का बजट है। इन सबको मिला लें तो जो अरविंद, हालांकि एमसीडी पर अभी बीजेपी का कब्जा है, आम आदमी पार्टी या कांग्रेस का नहीं, लेकिन अगर इन सारे बजट को मिला भी लें तो क्या दिल्ली को जो सपने आम आदमी पार्टी की तरफ से दिखाए गए हैं वो पूरे करने के लिए बजट काफी है, या केंद्र की मदद वाकई और ज्यादा की होगी और जरूरत होगी? देखिए, जहां तक दिल्ली स्टेट गवर्नमेंट के अंतर्गत जितने चीजें होते हैं, दिल्ली के पास बहुत बड़ी बजट है। ऐसे बजट बहुत कम स्टेट गवर्नमेंट्स के पास है जो दिल्ली के साइज के हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि फाइनेंशियल हेल्प के जरूरत होगी इशू पर इतने बड़े समस्याएं हैं। चैलेंज ये होगी क्योंकि आम आदमी पार्टी कभी सरकार नहीं चलाई है, गवर्नेंस की एक्सपीरियंस नहीं है, एडमिनिस्ट्रेशन की एक्सपीरियंस नहीं है। लेकिन ये हम दिल्ली कोई फुल फ्लेजेड स्टेटहुड नहीं है। हमारे जैसे किसी ने कहा कि ये एक तरह से एक म्युनिसिपैलिटी चलाने के बराबर है, अगर स्टेट गवर्नमेंट की पावर्स देखा जाए। तो मुझे वहां पर बहुत बड़े अटकलें आते हुए नजर नहीं लग रहे हैं। लेकिन मैं और एक दूसरी बात पर वापस आना चाह रहा था जो गिरीश पूछ रहे थे नीना जी से about Congress votes, and I want to say that, and this is a mistake we would be making if we say that do these election results render Congress into an irrelevant force. I think we would be wrong. What has happened here that the Congress votes have shifted to Aam Aadmi Party, and that's a vote which is an anti-BJP vote. So you think that's a vote which will be waiting to shift back to Congress at some future point what of time? did we say when Arvind Kejriwal government ran out of gas? We said, look, they have made the biggest mistake. Next, it was a campaign, its time is over. Next time elections happen, BJP will sweep with an absolute majority. And look what we have seen today. In politics, everything is possible, so long as you get your act right and right in time. लेकिन ये भी सच है कि उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, तमिलनाडु हो, वेस्ट बंगाल हो, हर जगह हमने देखा कि एक बार जो कांग्रेस से वोट शिफ्ट हुआ वो दोबारा फिर वापस कांग्रेस में अब तक तो नहीं आया। That's because Congress is failing to learn the right lessons and act in accordance with it. जी, नीना? There are two things. You see, in Uttar Pradesh and all, there was a whole swing away of Dalit votes, Muslim votes, Brahmin votes. You know, Brahmin to the BJP, Dalits to Mayawati, the OBCs went, they were never with the Congress, they were with the SP and all that. So it's a different situation. You see, Delhi is a different situation. Of course, it can permanently shift. If Kejriwal performs well, the vote will consolidate behind Aam Aadmi Party. But if Kejriwal fails to meet the expectations of the people, and it's a huge challenge, which Kejriwal said it is scary because the expectations also rise exponentially along with the kind of mandate he has given. So every section of the population from rich to poor is expecting some miracle out of Kejriwal, which he may not be able to deliver. So that is a scary situation. No, Om Tanvi ji, you said but something. I do feel that if the Kejriwal government fails, this vote will not all consolidate behind I think much of it will go back to Congress. We are jumping the gun, we're just we're talking about that as make Om Tanvi ji, you made a remark earlier when you were speaking. You said that the Aam Aadmi Party government in Delhi should not expect any support or cooperation from the central government. Don't you think that if that kind of a situation arises, it will only lead to further erosion of the of some kind of a
confidence in the central government, because whom will the people blame for that? No, that's what BJP wants, It's BJP's strategy. That's why I told that they have not. Can they afford that? Can they have, after this kind of a defeat in the Delhi government elections, for BJP to show, for the BJP government at the central government trying to, if it shows any such inclinations of not cooperating with the Delhi government, then they will have further problems. I can tell you from the day first they will start counting that how many promises have been fulfilled, For Modi government, they were saying just give them some time, only 2 months have been passed, 3 months, 6 months, 8 months. But for Kejriwal, he should be very careful because BJP, RSS and all their people on social media, etc. and of course in the main media also, they would be asking what happened after 1 or 2 days. So they have to depend on their own, should not expect much from the center, but still as our friend said that there is enough money, there is enough resources with the government of Delhi, but willpower which is with the Kejriwal and governance, I think in 49 days, he will learn. He has shown better than Modi. He has learned his lessons from the past. Of course. So that's why I quoted Dharna. I personally do not think anything problematic with the Dharna. But these kind of things now not are populist, and only thing with the BJP to oppose Kejriwal is the Dharna or those kind of things. But there are other ways also to keep protesting, raise your voice, and to work also. Okay. That they have to show. जी तो ये उम्मीद की जा रही है कि जनता को जो किया गया वादा है अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की तरफ से, उसके लिए उन्हें और ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। लेकिन इस वक्त हमारे साथ आज किस तरह का जश्न है आम आदमी पार्टी के खेमे में, इसके लिए बातचीत करने के लिए हमारे साथ 2 हमारे रिपोर्टर हैं। सेंट्रल दिल्ली से कृति हैं और इसके अलावा ईस्ट दिल्ली से प्रणव है। कृति, सेंट्रल दिल्ली में जितनी भी सीटें हैं उन सभी सीटों पर आम आदमी पार्टी जीतती हुई नजर आ रही है। यहां तक कि जो गढ़ था बल्ली मारान हारून यूसुफ का और मटिया महल शोएब इकबाल का, वो दोनों गढ़ भी एक तरह से ध्वस्त हो गए हैं। आज किस तरह की खुशी आम आदमी पार्टी के खेमे में देख रही हैं और दूसरे खेमे में मायूसी? अटेंडेंट को बोल के बग्गा को खींच के लाओ लाइव। देखिए जो उसके अलावा अगर हम बात करें बल्ली मारान के अलावा और मटिया महल के अलावा भी, तो देखिए सदर बाजार भी 1998 से लेकर 2003 तक कांग्रेस का स्ट्रॉन्ग होल्ड रहा है। लेकिन उसके बाद जिस तरह से आम आदमी पार्टी ने वहां पर बढ़त हासिल की है, जो लेटेस्ट मेरे पास अभी काउंटिंग सेंटर से जो डेटा मेरे सामने आया है, सदर बाजार से सोमदत्त ने 34,000 वोटों के ऊपर जाकर अपनी जीत दर्ज कराई है। वही करोल बाग में विशेष रवि हैं आम आदमी पार्टी के, उनको भी 30,000 से ऊपर की बढ़त मिली है। तो आम आदमी पार्टी में पूरी खुशी की लहर दौड़ चुकी है। वहीं कांग्रेस को उम्मीद थी कि सेंट्रल दिल्ली के जो उसके स्ट्रॉन्ग होल्ड है, और खासकर अगर मैं मटिया महल की बात करूं तो शोएब इकबाल जो सीजन्ड एक पार्टी हॉपर रहे हैं, उनको जेडीयू के बाद कांग्रेस में लेने के बाद एक कहीं ना कहीं उम्मीद थी कि मटिया महल तो मिलेगा ही, लेकिन वो भी हाथ से जाता हुआ दिख रहा है। साथ ही बल्ली मारान हारून यूसुफ 1993 से कभी भी वहां पर नहीं हारे थे, लेकिन इमरान ने उनको 15,000 वोटों से ज्यादा की चुनौती दे दी है। तो बहुत बड़ी जीत है। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है कृष्णा नगर सीट से किरण बेदी जो बीजेपी के मुख्यमंत्री पद की उम्मीदवार थी, वो हार गई हैं और उनकी जगह आम आदमी पार्टी के नेता ने ली है। लेकिन 1150 वोटों से कृष्णा नगर सीट से किरण बेदी की हार हुई है। I think this is the biggest news of this election. Yes, that was a safe seat. Rajesh? That was a safe seat. That was the safest seat. She was. No, but that was the safest seat. I went to the constituency, Krishna Nagar, personally, and on social media. That I came back to my home and gathered some courage and wrote that she is going to lose from Krishna Nagar. In a question form, I asked, is she really going to win? In fact, this was being discussed quite often among a lot of people. In the last 1 week, I have heard a lot of people saying that she may get defeated there, but it was not. Still, we thought that she may scrape through. Nina, is this the real story of this election? See, there were a lot of rumors that there was a lot of the state unit was not happy with the Kiran Bedi imposition on them as chief ministerial candidate, and a lot of RSS and Kattar BJP workers would work against Kiran Bedi.
So that that they thought even if the party would win in Delhi, if Kiran Bedi were to personally lose, there'll be a different chief minister. They didn't want her. So I think it was on the cards. I mean, obviously one thought that in the end, Amit Shah with his so-called Jadugari and all that, he would manage somehow to push Kiran Bedi through. But it was on the cards. It was very much a rumor that she could जी be. हमारे रिपोर्टर इस वक्त प्रणव गोस्वामी भी कृष्णानगर ईस्ट दिल्ली में मौजूद हैं, जो कृष्णानगर कॉन्स्टिट्यूएंसी भी ईस्ट दिल्ली में ही आती है। प्रणव, आप भी लगातार दिल्ली चुनाव की कवरेज करते रहे हैं और पूर्वी दिल्ली आपका भी इलाका रहा है। क्या वजह देखते हैं इस हार की, खास तौर से किरण बेदी की हार की? देखिए, बहुत सारी वजह हो सकती है, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊं कि जो किरण बेदी जो शुरू में हार रही थी, उसके बाद एक मौका ऐसा भी आया 90 राउंड तक जब किरण बेदी ने बढ़त बना ली एसके बग्गा के ऊपर, लेकिन उसके बाद आखिरी राउंड तक आते आते बग्गा जीत गए। बग्गा इस वक्त यहीं से थोड़ी देर पहले उन्होंने इनफैक्ट आप देख सकते हैं वहां पर टीवी चैनल्स के जो रिपोर्टर्स हैं उनके साथ उनका वो बाइट दे रहे हैं। बग्गा की जीत हुई है, ये अपने आप में सबसे बड़ी खबर है फिलहाल इस जगह से, इस काउंटिंग सेंटर से जहां पर मैं हूं। और ये जरूर है, जो अगर आपने वजह की बात पूछी, जिस दिन किरण बेदी के नाम की घोषणा हुई थी मुख्यमंत्री के तौर पर, उस दिन से ही एक जो मनोबल था जो कार्यकर्ताओं का, वो अपने आप महसूस किया जा सकता था कि वो मनोबल गिरा हुआ है। किरण बेदी का एक लंबा प्रशासनिक अनुभव जरूर रहा होगा, लेकिन जिस तरह से जनता के साथ कनेक्ट करने की जो उनकी क्षमता थी, वो जिन जिन रैलियों में वो जाती गई, जिन जिन भाषणों से उन्होंने कोशिश की जनता के साथ जुड़ने की, वहीं से लगा कि शायद वो कहीं और आज हमने देखा सुबह से वो अपने घर से भी नहीं निकली, छत के ऊपर से ही पत्रकारों से बातचीत करती रही। जी, इसीलिए जैसा मैंने आपसे कहा कि एक जो तारतम्य होता है जनता के साथ, एक जो ग्रासरूट लेवल की जो पॉलिटिक्स है, उससे शायद कहीं ना कहीं खुद को वो बेमेल उन्होंने पाया और उन्होंने कोशिश जरूर की, लेकिन न उनके साथ बीजेपी के जो काडर है वो उनका साथ देता हुआ दिखाई दिया। और इससे बड़ी वजह कुछ नहीं हो सकती ये जानने की कि किरण बेदी खुद कितनी ज्यादा उन्हें कॉन्फिडेंस नहीं था कि उस सीट से उन्हें उतारा गया, जो कि किरण बेदी के अंदर तो कॉन्फिडेंस नहीं था, लेकिन बीजेपी ने भी जो अपने कार्यकर्ताओं के बजाय उनके ऊपर कॉन्फिडेंस दिखाया, ये उसकी भी गलती रही। ओमथानवी जी, मैं ये कह रहा था कि जब मैं वहां उस इलाके में होके आया, वहां के जो लोग, ज्यादातर लोग वहां बाहरी लोग थे। आरएसएस के लोगों का वहां पे अड्डा है, लेकिन आरएसएस के लोग जो बाहर से लाए गए थे, जो अमित शाह लेके जो हजारों की तादाद में थे, और मुझे वहां पे चाय वाले ने कहा कि पकड़ में आते हैं, ये जो जुबान बोलते हैं, रास्ता पूछते हैं, यहाँ वहां का जो लोकल लोग थे जो बहुत पावरफुल हैं, लेकिन वो इस बात से बहुत नाराज थे क्योंकि हर्षवर्धन 50 साल से आप देखिए जिस आदमी की जड़ें हों उनको अपमानित पहले किया गया, उनको एक अच्छा पोर्टफोलियो दिया, उनसे वापस ले लिया, फिर कहीं और लगाया, फिर दिल्ली का मुख्यमंत्री पद भी किसी और को आपने दे दिया। तो ये जो अपमान है, तो वो लोग ज्यादा चालाक थे जो वहां के कार्यकर्ता हैं, बजाय जो बाहर से आए वो आ तो गए, लेकिन जो स्थानीय लोग थे उन्होंने हरवाया है। ये जो भीतरघात है, और ये भीतरघात जाहिर थी, इसलिए मैंने कहा कि उस रोज मैंने लौट के लिखा था कि क्या वहां से जीत जाएंगी, इसका संदेश जो है खड़ा करना बड़ा मुश्किल ये सिर्फ भितरघात केवल कृष्णानगर सीट पे हुआ या बाकी सीटों पर भी ये भितरघात देखने को मिला है? क्योंकि एक असहजता तो पूरी पार्टी के अंदर थी, जिस तरह से सीएम कैंडिडेट किरण बेदी को घोषित किया गया होगा, लेकिन और जगह कई और मुद्दे भी थे। मोदी जी का सूट भी मुद्दा था, मोदी जी का हेलीकॉप्टर भी मुद्दा था, अडानी का हवाई जहाज भी मुद्दा था, और ये गाड़ी बंगला मुद्दा जो कई दिनों से उठाते थे, ये भी सारी चीजें थी। इसलिए लेकिन यहाँ भीतरघात ही बड़ा मुद्दा था। ये जो कॉन्स्टिट्यूंसी है कृष्णानगर की, इसमें हर्षवर्धन का अपमान, उनके कार्यकर्ताओं ने, बाहर के लोग आए, लेकिन स्थानीय आरएसएस के जो कार्यकर्ता थे वो ज्यादा चालाक साबित हुए। Neena, you have been covering the BJP for decades now. Why do you think that they chose this particular constituency for Kiran Bedi? Was it this was a constituency which belonged to Harshvardhan. Harshvardhan has been winning there successfully for several terms. He was their chief ministerial candidate in 2013, and here they go and impose this candidate on a constituency which belonged to a person who was the chief minister candidate in the last election. I mean, how do you explain this kind of a Well, you can also say, you see, Harshvardhan won the parliamentary seat. He's moved as a minister in the center, so you can't have it both ways. You can't kind of keep jumping here and there. The question was not that if Harshvardhan had been consulted and a good BJP karyakarta had been given to that constituency, could have won, because that seat has been a very
safe seat for the BJP. But you see, there is an arrogance now, both on the part of Modi and Amit Shah, that we can do anything. You break with a party, break with a coalition, don't break with a coalition, impose a candidate or send him to whichever constituency you want. There is a kind of arrogance, and also since he has had so many electoral successes recently, a string of electoral successes he said since he has, May 14. you remember he made this in an interview. He said that he has conducted 41 elections so far in his life, and he has not lost a single elections. That was hubris at its worst. That is. So there is a total overconfidence that they could do anything, right? Roughshod over the feelings, forget about others, even the strong feelings within their own party. You see, the state unit itself as a whole never accepted Kiran Bedi. जी, लेकिन एक और किरण बेदी तो हार ही गई हैं। बीजेपी के कद्दावर नेता जगदीश मुखी भी आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट से हार गए हैं। राजेश ऋषि ने जगदीश मुखी को हरा दिया है जनकपुरी कॉन्स्टिट्यूएंसी से। ये भी एक और काफी ये भी ऐसी सीट थी जो आसानी से हाथ से निकलने वाली नहीं थी। और मैं एक बात कहना चाह रहा था, जो अभी नीना जी ने कहा, ये एरोगेंस तो थी, मोदी और शाह हम कुछ भी कर सकते हैं। उन्होंने हर्षवर्धन को नहीं पूछा था कि हम कृष्णानगर से इसको लड़ाना चाहते हैं, इनको किरण बेदी को लड़ाना चाहते हैं। दूसरा, किरण बेदी ने जो अपमान किया हर्षवर्धन का, उन्होंने घर पे बुलाया, वो कैबिनेट मंत्री है, तो अपने आप को अब मोदी के बाद जैसे सबसे महत्वपूर्ण वही हो गई हैं, उन्होंने घर बुलाया और हर्षवर्धन थोड़ा देर से पहुंचे। और आपने अखबारों में पढ़ा होगा कि किरण बेदी वहां से रवाना हो गई। ये जो चीज, हर्षवर्धन तो भले आदमी है, अपमान बर्दाश्त कर गए। कार्यकर्ता ऐसी चीजों का बदला लेता है जब उसके हाथ में मौका है। किरण बेदी एड्रेसिंग ए प्रेस कॉन्फ्रेंस। किरण बेदी का ऑडियो ले लीजिए, फोन पे ले लो ऑडियो। I can't shout. ऑडियो ले लीजिए। हाँ जी मैम बताएं। I want to begin by thanking the BP leadership. I want to thank the Bharatiya Janata Party leadership, which inspired me to join and take up the chair CM candidature. I want to thank them. The kind of respect and trust they posed in me, उसका कोई मुकाबला नहीं है। मैं पहली बार आपको बताना चाहती हूँ कि उन्होंने मेरे से 1 रुपया भी नहीं लिया इलेक्शन लड़ने के लिए। 1 रुपया नहीं मेरे से लिया, मुझे जैसी थी वैसे लिया। ये एक रेयर इतिहास है कि एक पार्टी आपको कैंडिडेचर देती है और आपसे 1 रुपया भी नहीं मांगती है। इसलिए जिस तरीके का विश्वास और इज्जत और मान और एक्सेप्टेंस मुझे लीडरशिप से, प्रधानमंत्री जी से, नरेंद्र मोदी जी से, अमित शाह जी से और तमाम दिल्ली के प्रदेश की लीडरशिप से और तमाम कार्यकर्ताओं से, मैं उनका धन्यवाद नहीं कर सकती। मेरे जैसे व्यक्ति को उन्होंने कबूल किया, मेरे जैसे व्यक्ति को उन्होंने एक्सेप्ट किया, जबकि मैं एक ओपन बुक हूं। तो हार के बाद आप किरण बेदी को सुन रहे थे। बीजेपी की मुख्यमंत्री पद की उम्मीदवार थी और वो अपने नेता यानी नरेंद्र मोदी की तारीफ कर रही थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने मुख्यमंत्री का उम्मीदवार बनाते हुए उनसे कुछ भी नहीं लिया। हम कुछ ही देर में फिर कोशिश करेंगे उनसे जुड़ने की, लेकिन ताज़ा खबर यही है कि कृष्णानगर सीट, जो कि बीजेपी का स्ट्रॉन्ग होल्ड हुआ करता था, जहां पर हर्षवर्धन कभी नहीं हारे, वहां उस सीट से किरण बेदी बीजेपी की मुख्यमंत्री पद की उम्मीदवार हार गई हैं और प्रेस से बातचीत करते हुए वो जनता का धन्यवाद। Amrita, I find it quite amazing actually that she said what she said. That she said that the party didn't take any money from me. Om Tanvi ji, how do you look at this? What was he trying to say? No, Does she think that every political party, when they give tickets to people, they take money from them? What is her understanding? One by one, she has been giving ridiculous statements, But this statement, she has many times she has said that they didn't ask me. They can't ask, they have enough money. If you see the newspapers, the campaign things. No. I think the point that Girish is trying to make is that a person who you wanted to be the chief minister of your capital city state is making a statement where she is suggesting that every candidate pays money
And she did. I take it. I mean, that's an absurd statement. And then nothing also- was asked from her. So it only goes to just, it keeps reiterating to what I mean, BJP couldn't have gotten worse than this in making a And decision. this about it. moment, Okay. you know, telling Okay, this we are now joined in by a new guest, Professor Pushpesh Pant, the political analyst, former professor in the JNU. Professor Pant, you just saw the brief press conference of Kiran Bedi and the statement which she made. How do you look at this? What is she trying to say? In my life, very difficult for me because I have never been a great fan of Kiran Bedi. I think she is known for making ridiculous statements which are narcissistic, egoistic. ये बहुत बड़ी पुष्पेश जी, चुनौती हम है आपके साथियों। पास One लौटेंगे, second. किरण बेदी के पास चलते हैं। ये मैंने अपनी आंखों से देखा। लेकिन जब मैं इतने सारे रोड शोज कर रही थी, आपको मैंने कल बताए थे, कई सौ रोड शोज किए, तकरीबन 48 कॉन्स्टिट्यूएंसीज तक मैं पहुंची, कई सौ वार्ड्स तक पहुंची, कितने रोड शोज किए उसका फिगर मैं आपको कल दे चुकी हूं। मुझे एक्सेप्टेंस मिली, मुझे इज्जत मिली, मुझे मान मिला, मुझे बहुत शोर मिला। उसमें तो आप मीडिया के भी लोग नहीं थे। जब तक मेरे रोड शोज चलते रहते थे, महिलाएं, पुरुष, उम्र के गरीब बच्चे, छोटे बच्चे रात के 12 बजे तक वेट कर रहे थे, सिर्फ मुझे ऐसे करने के लिए, ऐसे दिखाने के लिए, या मुझे हार पहनने के लिए, या मुझे शॉल पहनने के लिए 12 बजे तक जागे। मैं उन सबका बड़ा धन्यवाद करती हूँ। आपने हमारे लिए वोट किया या नहीं किया, आप मेरे लिए जागते रहे, रोड शोज पे बैठे रहे, हमें आपने इज्जत और मान दिया। मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। आपने वोट किया या नहीं किया मुझे उसका मतलब, लेकिन आप हमारे लिए जागे रहे और वो जानते थे कि मैं भारतीय जनता पार्टी की कैंडिडेट हूँ, लेकिन वो जागते रहे और इज्जत मान दिया। वोट किया नहीं किया, मैं फिर से कहती हूँ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर करे मेरी दिल्ली, हमारी दिल्ली आज वर्ल्ड क्लास सिटी बन के दिखाए, क्योंकि यही है मोदी जी का सपना, यही है लीडरशिप का दृढ़ निश्चय कि वर्ल्ड क्लास सिटी बनाएंगे। मैं आशा करती हूँ कि अब अरविंद केजरीवाल जी, वह उनके नेतृत्व में और उनकी पार्टी अब दिल्ली को वर्ल्ड क्लास सिटी देगी। ये जो अर्बन रिच और अर्बन पुअर का गैप खत्म करेगी और अर्बन पुअर को अब मकान देगी, खूब मकान देगी, स्कूल देगी, चिकित्सा देगी, काम देगी, पानी देगी, बिजली देगी, सफाई देगी। बहुत गंदगी देखी मैंने, बहुत गंदगी देखी साथियों। मैं कह ही रही थी, मैं अभी तक आपको इसलिए वेट कराया कि मैं वेट करना चाहती थी कि कृष्णनगर कॉन्स्टिट्यूएंसी का भी रिजल्ट आ जाए। मैं कृष्णनगर की कॉन्स्टिट्यूएंसी का भी धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने मेरे लिए वोट किया, लेकिन उन्होंने मुझे कबूल नहीं किया। मैं धन्यवाद करती हूँ उसका भी, क्योंकि मैं कल ही कह रही थी कार्यकर्ताओं के धन्यवाद में कि कृष्णनगर अगर मैं जीत के आती हूँ तो पहला महीना तो मुझे कृष्णनगर की सिर्फ सफाई करनी पड़ेगी, स्वच्छ अभियान चलना पड़ेगा, क्योंकि वहां कोई बगीचा नहीं है बच्चों के खेलने के लिए, कोई बगीचा नहीं है सफाई का जिसमें बच्चे खेल सके, कोई मुझे झुग्गी साफ नहीं मिली, कोई एरिया सिवाय कुछ लिमिटेड एरिया जहां रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशंस है, कुछ कॉलोनीज है, रेस्ट वर ऑल डर्टी। मैं हैरान हूं कि लोग क्या क्या करते होंगे अपनी तंदुरुस्ती से। सो साथियों, मैं कृष्णनगर कॉन्स्टिट्यूएंसी का भी धन्यवाद करती हूँ। किरण जी, हर एक कार्यक्रम मुझे बोलने दीजिए, शायद ये आखिरी बार मुझे इस प्रकार ऐसे सुन रहे होंगे, तो इसलिए मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि मैं उनका भी धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि मैं उनको कह चुकी थी कि तुमको भी काम करना पड़ेगा, नागरिकता की जिम्मेवारी अब आपको भी निभानी पड़ेगी। मैं एक मॉडल लाने वाली थी, कृष्णनगर कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक मॉडल लाने वाली थी, मॉडल ऑफ कम्युनिटी सर्विस, किस तरीके से हर कॉलोनी को अडॉप्ट किया जा सकता है और हम लोग कंपनीज और सीएसआर को लाके पहले सफाई अभियान करें, क्योंकि गंदगी में तरक्की कैसे हो सकती है, कीचड़ में तरक्की कैसे हो सकती है, मक्खियां पैदा होंगी, तरक्की नहीं होगी, तंदुरुस्ती नहीं होगी।